नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम पर। हर बार हम पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत लेके आते हैं जो कट अबव द रेस्ट है, मतलब इस दुनिया में सबसे अलग है, सबसे ऊपर है, वो कुछ ऐसा किया है जो कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसे ही व्यक्तित्व से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। इनके बारे में कहा जाए कि ये वो व्यक्ति हैं जो अवसर खोजते नहीं बल्कि अवसर पैदा करते हैं, अवसर बनाते हैं। एक छोटे से शहर, छोटे से कस्बे से लेकर 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी तक का सफर तय करने वाले सचिन जैन हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। सचिन जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये पथरिया से ताल्लुक रखते हैं और पथरिया शहर में इन्होंने अपने जो संघर्ष की शुरुआत की है वो एक ऑटो चालक के रूप में की है। ऑटो चलाया है, 2 जून की रोटी कमाई है और वहां से सफर की शुरुआत की है और आज दिल्ली में इनकी कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखती है, बड़ा बिजनेस करती है और 200 से 300 लोगों को ये रोजगार देती है। जी हाँ, इनकी कंपनी का नाम है भारत आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड। क्या कुछ इनका सफर रहा, क्या कुछ इनका संघर्ष रहा, आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो सफर है काफी इंटरेस्टिंग है आपका। आप ही की जुबान से हम सुनना चाहते हैं कि कैसे पथरिया, दमोह का एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की एक ऑटो चालक के रूप में और आज इतनी बड़ी कंपनी को आपने तैयार किया। क्या पूरी यात्रा रही है आपकी? धन्यवाद मनीष जी। मैं सबसे पहले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का, आपका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी यहाँ आए और मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और हृदय से आभार करता हूँ। जैसा आपने कहा, मैं बताऊं तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं और ना ही मेरी कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं पथरिया में पैदा हुआ, मेरा नाम सचिन जैन है। मैं पथरिया में पैदा हुआ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी सब यहीं के रहने वाले हैं। पथरिया की छोटे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें मैंने जाके पढ़ाई की। एक नॉर्मल परिवार, गरीब परिवार में पैदा हुआ, सरल परिवार में पैदा हुआ। और ये जो सफर है सरकारी स्कूल से लेके और पूरे जीवन का और आज तक जितना भी हमने किया है वो एक बहुत ही सरल तरीके से स्टार्ट हुआ था। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और जितना जो कुछ मैंने पा लिया है अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, इन सब चीजों को मैं अब चाहता हूं पथरिया के विकास में लगाऊं, अपने देश के विकास में लगाऊं। चाहे आप 100 करोड़ की कंपनी का बोलें या बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो 200-250 लोगों को रोजगार दे रही है मेरी कंपनी। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ पा लेते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। और मैंने आज तक जो भी कमाया है अपनी बुद्धि से और भगवान के आशीर्वाद से, वो सारा कुछ मैं चाहता हूं कि पथरिया और देश के विकास में लगे। जो सफर है सर, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि पथरिया से जब मैंने एजुकेशन की, अपनी 12th पास की, तो 12th पास करने के बाद मुझे लगा कि जो मेरे सपने हैं वो यहाँ पूरे नहीं हो सकते हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो 10th क्लास में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सुबह की गाड़ियां, ट्रेन निकालता था, जहाँ सवारियां मिलती थी सवारी लेके जाना, लेके आना, ये सब ऑटो में काम कर ऑटो चलाता था, वो काम करता था। अपने पापा का सहयोग करता था। जहाँ पे मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान थी वहाँ बैठता था, साइकिल के पंचर लगाना, साइकिल सुधारना, कभी रिंग का, कभी और काम करना, ये सब साइकिल के काम करता था। तो जो बिजनेस वाली जो थिंकिंग मिली वो मुझे मेरे पिताजी से मिली कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो सपने पूरे करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। और वो रिस्क लिया मैंने पथरिया स्टेशन पर जाके। मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो मेरे सपने हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं और जो सपने मैंने देखे हैं वो सपने यहाँ पूरे नहीं होंगे। तो फिर मैंने वहां से, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई इंसान, अगर आपको यहाँ से दमोह भी जाना है तो कोई उसका पर्पस होगा।
आपका कोई एड्रेस होगा, कोई दोस्त होगा जिससे मिलने जा रहे होगे आप, लेकिन मैंने 60 रुपए की टिकट ली गोंडवाना की, जो शाम को 7 बजे चलती थी यहाँ से। मेरे पास ना कोई एड्रेस था, ना कोई दोस्त था वहां पे, ना कोई मेरा रिश्तेदार था दूर दूर तक का, और ना मेरे कोई जानकार था जिसके पास मैं जा रहा था। मैंने टिकट लिया, ट्रेन में बैठा और दिल्ली के स्टेशन पर उतर गया। दिल्ली के स्टेशन पे 3 दिन मैं वहीं पे पड़ा रहा। उसी प्लेटफॉर्म पर 4 पे ही गाड़ी पहुंचती है, आप देखोगे कभी भी नहीं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जाती है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं 3 दिन रहा, क्योंकि मेरे पास 2-2,500 रुपए थे जो मेरे छोटे भाई ने दिए थे। मैं उनको तुरंत वेस्ट नहीं करना चाहता था, मुझे पता था कि अगर कहीं रहने की जगह मिल गई, कुछ देना होगा, लेना होगा, तो मैं ये सोच रहा था कि वहीं से कुछ मुझे जॉब मिल जाए, जो मेरा सामान वहीं रख जाए और मैं 1,000, 2,000, 5,000 की नौकरी करना शुरू कर दूं। इसलिए मैं स्टेशन पे था। तो 3 दिन तक वही ट्रेन गोंडवाना रोज शाम को आती थी, सामने दिखती थी, और मुझे लगता था कि खाने की प्रॉब्लम तो घर पे है नहीं, चलो वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं अपने दिमाग को इतना ट्रेन करता था कि नहीं, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। दूसरे दिन फिर ट्रेन आई, फिर नौकरियां ढूंढ रहा था मैं साइड बाई साइड, लेकिन नहीं मिली। फिर उसी प्लेटफॉर्म पे था एक जो कुरकुरे और ये सब बेचते, उनके पास मैंने सामान रख दिया था, थोड़ी सी बात करके। दूसरा दिन आई ट्रेन, सामने फिर खड़ी थी, जो वापसी जा रही थी ट्रेन पथरिया के लिए। लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं, मैं आज भी नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। और तीसरे दिन फिर कैसे भी करके मुझे वहीं पास में ही मतलब एक छोटा मोटा कुछ काम मिल गया, और फिर गाड़ी चल पड़ी। तो ये जो सफर है, ये इतने मेरी पूरी जिंदगी रिस्क ही लेते लेते निकली है, और जितना भी रिस्क लिया है उसका बहुत भरपूर भगवान ने साथ दिया है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था कि जिससे मैं आगे निकल पाया। अगर आपकी कहानी सुनी जाए तो ये किसी फिल्मी कहानी ऐसी लगती है, जैसे शाहरुख खान के साथ भी ऐसे ही हुआ था, सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टेशन में पहुंच गए थे वो, और कई दिन भूखे बिताए। कुछ ऐसे अमिताभ बच्चन की थी, जब जंजीर फिल्म मिली थी, स्टेशन से ही वापस जा रहे थे, वही ट्रेन, वही स्टेशन, वही कुछ सब कुछ आपसे मेल करता। तो कहीं ना कहीं सफल लोगों की जो कहानी वो लगभग कुछ मैच करती है। बहुत बहुत ही संघर्ष भरा सफर रहा है, हम उसको आगे और बढ़ाएंगे, आगे और सुनेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, कि ताकि जो युवा हैं इस क्षेत्र की वो समझ सके किस तरह का व्यवसाय आप अभी कर रहे हैं, क्या पोजीशन है। इसी की जानकारी मिली है, पढ़ा भी है मैंने कि कई आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। क्या बिजनेस है अपना, और ये कहाँ तक पहुंच चुका है आज के डेट में? मैं भारत आईसीटी कंपनी का सीईओ हूँ। कंपनी हमारी जो बिजनेस मतलब वैसे अभी देखूं तो हमने बहुत कुछ नहीं अचीव किया है, लेकिन हाँ, हम जहां तक भी पहुंचे हैं अपने सारे लोगों की वजह से पहुंचे हैं। मेरी कंपनी का जो मेन काम है वो 4 डिवीजन में डिवाइडेड है। पहला काम ये, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसमें जो IM इंस्टॉलेशन मटेरियल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा हमारा काम है सर्विसेज का। तो टेलीकॉम के जो टावर्स आप जानते हैं, समझते होंगे, टेलीकॉम के टावर्स को इंस्टॉलेशन करने का हमारा काम है। तीसरा हमारा काम है रिपेयरिंग का। हम लोग क्या करते हैं, जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स होते हैं वो आउट ऑफ वारंटी को हम फिर रिपेयर करते हैं। चौथा काम है हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ग्वालियर एयरबेस के साथ हमारा एक टाई अप है, जिसमें हम उनको अपनी पावर केबल और कैक्सेस केबल और फाइबर केबल सप्लाई करते हैं। तो ये 4 वर्टिकल में हमारा पूरा ऑफिस का काम डिवाइडेड है। अब बात करूं कि ये अंतरराष्ट्रीय अवार्ड और बाकी सारी चीजें, तो मेरी जो टीम है, मेरी कोर टीम है, जो मेरे साथ पहले भी काम करते थे लोग, उन्होंने मुझे काफी सहयोग किया। वो आज भी मेरे साथ काम करते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे महसूस नहीं होता कि ये मेरी कंपनी है कि उनकी कंपनी है, इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं। अभी भी मैं 7 दिन 10 दिन के लिए पथरिया आ जाता हूँ अपने माता पिता के साथ रहने के लिए, लेकिन मेरा काम प्रॉपर वहां चलता रहता है। ये आपका कारोबार है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग व्यवसाय है, नया व्यवसाय है और आधुनिक है, और कहीं ना कहीं इसमें जो कहना चाहिए कि जो टेक्निकल जो माइंड होता है, जो पूरा पैराफर्नेरिया होता है, वो कहीं ना कहीं अलग रहता है। तो ये एक अच्छा नॉलेजेबल जानकारी आपसे मिली है। आप थोड़ा व्यवसाय से व्यक्तिगत उसकी तरफ आते हैं, और थोड़ी कहते हैं ना कि जो पारिवारिक संस्कार होते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, वो भी कहीं ना कहीं सफलता में एक बड़ा टॉनिक का काम करती है, एक बड़ा कहते हैं बैक सपोर्ट लगाती है। तो थोड़ा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएगी, क्या रही है? जरूर। मेरे पारिवारिक में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी पृष्ठभूमि कैसी थी।
जब मैंने अपना होश संभाला 8-9 साल की उम्र में, तो मैंने पाया कि हम बहुत ही गरीब परिवार से, मतलब एक होता साधारण गरीब, एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसमें मेरे दादाजी के पकोड़े की एक दुकान थी, जहाँ पे मेरे दादा और दादी दोनों पकोड़े बेचते थे। मेरे पिताजी की साइकिल की शॉप थी। जब मैंने होश संभाला तब की बात बता रहा हूँ, तब मेरे पिताजी की साइकिल की शॉप थी, जहाँ पे मतलब रोजमर्रा के 150 रुपए कमाना भी मुश्किल था। मेरे बड़े पिताजी का कहीं और बैठना था, और बाकी परिवार, 4 बच्चे थे परिवार में, तो उनका भरण पोषण करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से तो जैसे तैसे चली रही थी। फिर अगर मैं बेसिकली ये बताऊं आपको कि यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे हम सबने फिर पारिवारिक जोड़ तगोड़ करके फिर आगे बढ़ना शुरू किया। तो मेरे पिताजी एक बार किसी की हीरो होंडा लेके आए थे, तो मैं तब शायद 12-13 साल का था, और वो हीरो होंडा थी, यहाँ बीरेंद्र मेडिकल वाले हैं, उनकी हीरो होंडा थी। और मेरे पापा मुझे बजरंगो है यहाँ पे पास में, हनुमान जी का मंदिर, तो बजरंगो घुमाने के लिए लेके गए। ये करीब शाम का वक्त था। तो जब बजरंगो लेके गए, तो बजरंगो जब वो मुझे लेके गए, तो ऐसा लग रहा था वो मुझे एरोप्लेन की सैर करा रहे हों। मतलब इतनी खुशी उनको मिल रही थी कि हीरो होंडा मिल पाना उस समय में, किसी की चला पाना बहुत बड़ा काम था। और वो मुझे बिठा के ले जा रहे थे, तो मुझे वो पल याद है कि वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो मुझे कहाँ की सैर करा रहे हो। और वो सैर कराते कराते उनके सपने मुझे समझ आ रहे थे कि उनके सपने क्या हैं। सपने मतलब ऐसे थे कि उनको लग रहा था कि आज मैं जो कर रहा हूं, मेरा बेटा कहीं जाके कुछ बड़ा काम करेगा। जब वापसी आए तो उन्होंने बोला कि मैंने पापा को बोला, पापा हम क्यों नहीं रहे, क्योंकि छोटा था, तो मैंने वैसे ही पूछा, पापा हमारे पास क्यों नहीं है हीरो होंडा। तो पापा ने कहा, हम लोग गरीब लोग हैं, अभी हमारे पास हीरो होंडा नहीं है, लेकिन हाँ जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम हमें हीरो होंडा नहीं गाड़ी दिलाओगे। ये मेरे पापा के शब्द थे जो मुझे आज तक याद है। बड़ा भावुक और बड़ा अच्छा जो आपने बताया पूरा दृष्टांत। और कहीं ना कहीं यही जो प्रेरणा की जो स्रोत होते हैं कि माँ बाप से जो उनके साथ जो की गई बातचीत होती है, उनके द्वारा जो कहे गए जो वाक्य होते हैं, वो अक्सर जहन में होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भावुक जो क्षण होते हैं, यही हमें आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। आपने बताया कि परिवार का इतना सहयोग रहा, इतना मोटिवेशन रहा। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा भी जो हमारे सराउंडिंग रहते हैं, कहते हैं ना हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। कुछ कहीं एक हाथ होता है, कहीं 2 हाथ होते हैं। वो मित्र मंडली होती है, वो हमें उत्साहित करने वाले लोग होते हैं। जैसे आपने अभी कोर कमेटी की बात की कि आप यहाँ बैठे और आपका काम चल रहा है, तो कुछ उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके सफलता। अक्सर लोग सफल होने के बाद सेल्फ वो हो जाते हैं कि ये सब मैंने किया, लेकिन हकीकत ये रहती है कहीं ना कहीं सपोर्ट तो रहता है। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिक्र। बिल्कुल, मेरे दिल के करीब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, पथरिया में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। पथरिया में मेरा ऐसा एक दोस्त है जिसने अपनी दुकान पे मेरी फीस भरने के लिए, बीसीए की फीस भरने के लिए चोरी तक की। मैं भी एक रील में बता भी रहा था, वैभव मलिया उसका नाम है, और आज मैं भी मिलने जाऊंगा उससे। तो मैंने वैभव को बताया कि वैभव देख, मैंने तो एडमिशन लेना है बीसीए में, पैसे मेरे पास है नहीं, और एडमिशन लेना है तो लेना है। तो मेरे पास साइकिल थी, मैंने साइकिल यहाँ से मीनाक्षी एक बस चलती थी सुबह 6 बजे। तो वैभव ने बोला चलो मैं और तुम चलते हैं, पैसे का देखा जाएगा। वहां गए, और पहली या दूसरी जो फीस थी वो वैभव ने अपनी, कुछ पैसे कम, मतलब 12-13 हजार रुपए लगते थे, तो कुछ मेरे पापा ने भी दिए, कुछ कहीं और से सही हुआ, लेकिन जो बाकी के पैसे थे वैभव मलिया ने अपने घर से चुरा के, बाद में उसने बताया कि मैंने पैसे ऐसे चुरा के तुम्हारी फीस भरी थी। एक तो वैभव मलिया बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। दूसरा नवीन फट्टा। नवीन फट्टा के साथ मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक साथ साथ रहा। और नवीन फट्टा ने जो शिक्षा का जो मूल मंत्र है कि शिक्षा कितनी बड़ी सीढ़ी होती है, वो मेरे को सिखाया कि अगर तुझे, मैं उसको हमेशा बोलता था कि नवीन मुझे ये करना ये करना ये करना, कहता तू पागल है, अगर सब करना 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 है ना तो कभी नहीं करेगा, तुझे करना है तो पढ़ सबसे पहले। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन में जब चला गया था दिल्ली, तो एक्चुअली ग्रेजुएशन में जाके मैं 8वीं 9वीं में भी ये सोच रहा था, क्योंकि सपने तो तब देख ही रखे थे, वो सपने वो चल रहे थे दिमाग में। तो नवीन ने जो बताया कि नहीं तुम ग्रेजुएशन करो, पूरी पढ़ाई करो, उसके बाद तुम डिसीजन जो लोगे वो सही लोगे, अभी डिसीजन लोगे वो गलत लोगे। तो वो है एक नितिन सरवाही है, मेरे भैया हैं जो मुझे जबलपुर में मिले थे बीसीए के टाइम पे। उन्होंने मेरी
1 साल तक पूरी फीस भरी और रहने का खाने का पूरा इंतजाम रखा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गोपाल पटेल है जिन्होंने 11th-12th में मुझे मैथ्स पढ़ाई और उसकी फीस भी कभी नहीं ली, वो पथरिया के ही हैं, आज वो टीचर हैं हाई स्कूल में। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात होती है कि किसी इंसान के सक्सेसफुल होने में और बनने में जो मूल मंत्र होता है वो होती उसकी आदत। अच्छी आदतें अच्छा इंसान बनाती है, बुरी आदतें बुरा इंसान बनाती है। तो अच्छी आदतें आपको डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। जैसे हमें पता है कि सुबह की सैर करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, हम नहीं करते हैं, ये आदत डालनी पड़ती है। एप्पल खाना अच्छी आदत होती है, फ्रूट्स खाना अच्छी आदत होती है, लेकिन ये आदत डालनी पड़ती है। बुरी आदतें, आपको सैर ना करो, बुरी आदत, 12 बजे तक सोते रहो, बुरी आदत अपने आप पड़ जानी है। हेल्दी खाना ना खाओ, बुरी आदतें अपने आप पड़ जानी है। और अच्छी आदतों के में जैसे भी आप कैसे भी कितनी भी कठिनाई में जाओ, लेकिन अच्छी आदतें अंततः आपको अच्छा ही इंसान बनाएंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर खेती आपके चारों तरफ होती तो पता चलता है खरपतवार कैसे अपने आप आती है, उसको उखाड़ना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये मंत्र है कि अच्छी आदतों को डालना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ये जो छोटे छोटे मंत्र होते हैं ये बड़े काम आते हैं जीवन में। और आपका जो संघर्ष जो आपने बताया कि वो ट्रेन का हर रोज आना और हर रोज कहना कि आज नहीं कल वापस जाएंगे क्योंकि आज नौकरी नहीं लगी, हो सकता है कल नौकरी लग जाए। ऐसे और भी छोटी छोटी समस्याएं परेशानियां आई होंगी, कई बार असफलता को भी झेलना पड़ा होगा, कई बार मायूसी भी आई होगी, कई बार कुछ डिप्रेशन भी आया होगा। तो ऐसी कौन सा जो मूल मंत्र है आपके अंदर जो जो आपको प्रेरित करता रहा, मोटिवेट करता रहा, क्या ऐसा कुछ है आपके उसमें? मेरे लिए जो हमेशा मोटिवेशन कल भी था आज भी है, वो है मेरे माता पिता की सकल शुद्ध मेरे दिमाग में। मैं अपने पिताजी को पंचर जोड़ते हुए सारी जिंदगी नहीं देखना चाहता था, यही मेरा मोटिवेशन है। मैं अपनी माता जी को कभी नहीं चाहता था कि वो परेशान रहें, घर अच्छा ना हो, कपड़े पहनने को ना हो, घर में खाने का ना हो, मैं कभी देखना नहीं चाहता था। और मैं यहाँ रहते रहते देख रहा था, मैं पल पल मर रहा था। मतलब हर पल मुझे लगता था कि मैं एक हष्ट पुष्ट आदमी हूँ, 2 हाथ पैर नाक कान भगवान ने सब दिए हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, उसके बाद भी अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो ये मेरे जीवन पे धिक्कार है। तो गरीब पैदा हुआ बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। सही बात है, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब मर जाना बुरी बात है। ये कभी नहीं चाहते थे कि इनके पिता जिन्होंने संघर्ष किया वो जीवन भर वही संघर्ष करते रहे, वो उनको कुछ खुशियां देना चाहते थे और यही इनके लिए मूल मंत्र साबित हुआ है। अब बढ़ते कुछ और व्यक्तिगत पहलुओं पे बात करते हैं कि जीवन में जैसे अपन सब कुछ कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ बढ़ा जाए। कई बार लोग शुरू से ही अध्यात्म का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। कई बार भक्ति ज्ञान होता है, कई बार ज्ञान से लोग ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। क्या क्या ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है? क्या हिस्सा है, कितना योगदान है धर्म और अध्यात्म का आपके जीवन में? धर्म और अध्यात्म का तो हर इंसान के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक किसी हद तक कम रखता हूँ। मैं जो इत्तेफाक रखता हूँ वो रखता हूँ अपने माता पिता से। मेरे लिए अपने माता पिता का जीवन जीना और उनके लिए सुधार के लिए काम करना, उस जीवन को सुधार के लिए, वही मेरे लिए अध्यात्म है। मैं थोड़ा इसकी तरफ रुझान मेरा कम ही रहता है। मेरा रुझान रहता है कि अगर किसी जरूरतमंद को आपने शिक्षा दे दी, गरीब को पढ़ा दिया, किसी का मकान बनवा दिया, किसी के आपने अगर खाने को नहीं है तो आपने राशन दिला दिया, किसी के पहनने ओढ़ने को नहीं है तो वो करा दिया, तो मैं उस चीज से ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि सचिन रोज मंदिर जाना अच्छी बात होती है। मैं मानता हूँ अच्छी बात होती है, लेकिन मैं रोज मंदिर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मंदिर जैसा ही काम कर रहा हूं। अगर सच में भगवान है तो वो ये जरूर डिसाइड करेंगे कि भाई इस इंसान ने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इसके बेसिस पे मुझे स्वर्ग या नर्क का डिसाइड करेंगे। इससे डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं 4-4 घंटे रोज उनके यहाँ पूजा अर्चना की, 5 घंटे पूजा करी, समाय करा, 12 घंटे लगाए। इस बात से डिसाइड करेंगे या फिर इससे डिसाइड करेंगे कि मेरे कर्म कैसे थे। तो भगवान है तो मेरे कर्मों से डिसाइड करेंगे कि मैं स्वर्ग में जाऊं कि नर्क में जाऊं, और अगर सच में ही भगवान होंगे तो इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सही बात है, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी।
इनको माँ बाप में भगवान देखे, इनको उन दोस्तों में भगवान मिले जिन्होंने पैसे चोरी करके इनकी फीस जमा की, इनको उस कर्म में भगवान मिला जिसकी आराधना करके आज वो यहाँ तक पहुंचे। और बात भी सही है कि ईश्वर भी कहता है कि भाई हमने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो कर्म करो, सफलता आप हासिल करो, हम आपको यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं वापस पथरिया की तरफ। आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है, काफ़ी लगाव रहा है पथरिया के लोगों की तरफ। पथरिया आपने जैसे शुरुआती चर्चा में निकल के आया कि आपने अपने केबिन का नाम पथरिया रखा है, आपने एक अलग से एक बंगलो रखा है, एक फ्लैट रखा है जो पथरिया के लोग आए वहाँ पे रुके। क्या क्या सोचते हैं आप अपनी जन्मभूमि के बारे में कि अक्सर लोग जब जन्मभूमि छोड़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं, लेकिन वापस आना और यहाँ के लिए करना और वहाँ उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी देना, क्या सोच रखा है पथरिया के बारे में आपने? पथरिया के लिए तो पथरिया तो मेरी आत्मा है। मैं पथरिया के लिए जितना कर पाऊँ वो उतना कम होगा। पथरिया के लिए जैसे आपने बताया, मैंने अपने केबिन का नाम जिसके अंदर मैं बैठता हूँ उसका नाम ही पथरिया है। तो जब मैं बैठता हूँ अंदर तो मैं किसी को भी बाहर से बुलाता हूँ या किसी मेल पे लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम सिटिंग इन पथरिया, मतलब मैं अपने केबिन में बैठा हूँ। तो पथरिया दिन में कम से कम 100 बार मेरे मुंह से निकलता है। एक केबिन है जिसका नाम है संजय चौराहा, यहाँ का बहुत बड़ा चौराहा है। एक केबिन का नाम मैंने संजय चौराहा रख रखा है। तो ये इससे मुझे एक्चुअली अंदर से एक फील गुड अच्छा होता है। यहाँ से करीब 150-200 लोग पिछले 2 सालों में दिल्ली में जाके फ्लैट को, जिस फ्लैट की हम बात कर रहे हैं उस फ्लैट का नाम भी पथरिया गेस्ट हाउस है। वहां पे जाके लोग रुकते हैं, उनको रुकने की, खाना पीने की व्यवस्था वहां की गई है। और हर वो व्यक्ति, चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे बीमार हो, चाहे बच्चे की शिक्षा हो, चाहे कुछ ही किसी भी काम के लिए दिल्ली जाता है, तो उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि रहना कहाँ है। रहने की पूरी व्यवस्था दिल्ली में है। और अगर उसको कहीं और भी कोई सुविधा चाहिए तो हर तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम उस सहयोग के लिए तैयार रहती है। और कम से कम 150 से 200 व्यक्ति हर साल आते हैं, उसमें रुकते हैं और फैसिलिटी का आनंद लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आई एम सिटिंग इन पथरिया, मैं पथरिया में बैठा हूँ। भले ही मैं दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन केबिन का नाम पथरिया है और एक केबिन का नाम संजय चौराहा है जो कि यही थोड़ी दूरी पर है। और बात तो सही है कि वो भूमि, वो जन्मभूमि जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ से हमने सफ़र की शुरुआत की, अगर हम वहाँ के लोगों को याद करें कहीं ये हमारे ईमानदारी की तरफ इशारा करता है। अगर पथरिया की बात की जाए या पूरे दमोह जिले की बात की जाए तो कुछ है आपके दिमाग में कोई रोजगार के साधन यहाँ पे जो वहाँ को कर देना? बिल्कुल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है पथरिया के लिए। सबसे पहले जो फैक्ट्रियां मैंने दिल्ली में लगाई हुई हैं, मेरा एजेंडा ये है कि फैक्ट्रियां वो मैं जल्दी से जल्दी पथरिया के किसी आसपास एरिया में शिफ्ट करूं। सारी की सारी फैक्ट्रियां आसपास ही होने चाहिए ताकि जो वहां पे 100-150 लोग काम कर रहे हैं वो, अगर वो वहाँ ऑप्शन ज्यादा है, वो कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन पथरिया के लिए ऑप्शन कम है। तो अगर 150 लोगों के लिए वहां रोजगार मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। पथरिया के लिए मैंने फैक्ट्रियां सोची हुई है जो मुझे लगानी है, जो दिल्ली में ऑलरेडी चल रही हैं। उनका एक प्रारूप यहाँ पे भी हमें स्टार्ट करना है, एक यूनिट यहाँ स्टार्ट करनी है। एक तो ये है। दूसरा, पथरिया से जो लोग ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं और उनको अगर नौकरी के लिए कोई सहायता चाहिए तो सहायता करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पथरिया में शिक्षा का मतलब मुझे लगता है कि स्कूल एक अच्छा स्कूल नहीं है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं कि अगर प्राइवेट हो सकता है जो कम फीस में हम चलाएं या बिना फीस के भी चलाएं। और डीपीएस जैसे किसी बड़े स्कूल की चेन की मैं बातचीत कर रहा हूं, उसके लिए मैं जमीन भी ली हुई है। तो शिक्षा में सुधार का तो मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है जो पथरिया के लिए करूंगा। दूसरा, रोजगार के लिए मैं खुद ही अपनी फैक्ट्रियां यहाँ ले आऊंगा तो रोजगार तो दे सकता हूँ। और बाकी जब एक इंसान कहीं से शुरुआत करता है तो बाकी लोग भी साथ साथ जुड़ जाते हैं। तो दूसरा वो है। और तीसरा, हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए भी मेरी एक कुछ मेंबर से बात चल रही है कि हम यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगा लेकिन अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देगा। तो 3 चीजों पे मैं काम करना चाहूंगा, जिसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और धीरे धीरे करके 1-2 सालों में आप देखेंगे उसका कुछ काम प्रारंभ शुरू हो जाएगा पथरिया में। अच्छी बात है, जहाँ से हम निकले हैं वहाँ अगर ये फैसिलिटी हो जाए, हालांकि ये जो फैसिलिटी है ये वाकई में बेसिक नीड है यहाँ की। बुंदेलखंड जो ड्राई एरिया है और
रोजगार की काफ़ी कमी है, पलायन की एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज खुलती हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक नया एटमॉस्फेयर, एक नए रोजगार के साधन, एक नया कल्चर यहाँ पे विकसित होगा। अगर दमोह ज़िले की बात करें और पूरे इलाके की बात करें तो वाकई में ड्राई एरिया है, और जो यहाँ की युवा पीढ़ी है उनका जो इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, वो अक्सर माफिया टाइप के लोग होते हैं जो शराब का धंधा करते हैं और पैसा कमाते हैं। खैर वो भी लीगली होता है, लेकिन कई बार इलीगल होता है। कुछ और भी ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए लेकिन लोग करते हैं और तुरंत पैसा कमाते हैं और दिखावा करते हैं अपने पैसे का, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, और वो युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत होते हैं और लोग युवा वैसे ही बनना चाहते हैं। आजकल ठेकेदारी भी एक सोर्स चल रहा है, नेतागिरी भी एक वो काम चल। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि कहाँ किस दिशा में जाएं? खैर आपकी पूरी कहानी जो है वो वाकई में एक ऐसी स्टोरी है जो सक्सेस स्टोरी के नाम पे हम लोग ले सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी की तरह युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आपकी जुबान में हम सुनना चाहेंगे कि आप इस इलाके के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पथरिया और दमोह जिले के सारे लोगों को बोलता हूं या बोलना चाहता हूं कि वो नशा करें। मैं बताता हूं नशे से क्या मतलब है मेरा। वो जितना हो सकता है नशा करें, लेकिन अच्छी आदतों का नशा करें, मेहनत करने का नशा करें, काम करने का। ऐसा नशा ना करें कि शाम को किया और सुबह गायब। नशा ऐसा करें कि वो एक बार नशा किया तो कम से कम 10 साल चले, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता। मैंने भी नशा किया है। नशा किया है जिम्मेदारी उठाने का, नशा किया है अपनी गरीबी की सूरत को बदलने का, नशा किया है जो 250 लोग आज काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को संवारने का, नशा किया है सरकार की तिजोरी भरने का। मेरी कंपनी आज की डेट में हर महीने 1 करोड़ रुपए का जीएसटी भरती है। आज तक, अभी तक, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक हमारी कंपनी 25 करोड़ का जीएसटी ऑलरेडी जमा करा चुकी सरकार के खाते में, सरकार की तिजोरी में। हर महीने 1 करोड़ का काम हम सरकार की तिजोरी भरते हैं। हमारा जो मंथली का टर्नओवर है वो करीब 5 से 6 करोड़ का है, और अभी धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। 6 करोड़ का मतलब होता है कि हर घंटे या हर मिनट में, आप बोलो तो हर मिनट में करीब 40-50 हजार, हर घंटे में 1 लाख 2 लाख रुपए हम अपना कंपनी का सेल करते हैं। महीने का करीब 6 करोड़ 7 करोड़ करते हैं, और साल का हमारा टर्नओवर 60-70 करोड़ के आसपास है। अभी हम 100 करोड़ को भी टच करने वाले हैं। तो जो आपने बोला कि यहाँ के युवाओं के लिए सिर्फ एक ही मेरा संदेश है कि डिसिप्लिन को फॉलो करें। मैंने भी डिसिप्लिन को फॉलो किया। जो इंसान आगे बढ़ता है ना, वो इंसान पैदा होते ही आगे नहीं बढ़ता। वो ऐसा नहीं होता, जैसे हर बच्चा यहाँ पे जब पैदा होता है तो बड़ा होते होते वही धूल में भी खेलता है, सारे बच्चे खेलते हैं, उल्टियां सारे बच्चे करते हैं, दीवारें सारे बच्चे गंदी करते हैं, है ना, खेल कूद सारे बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वो क्या अलग करते हैं? वो अलग है शिक्षा। जो इंसान सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज अलग करते हैं, वो डिसिप्लिन में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से हूं। मैं चाहता तो मेरे लिए अपने आप को नाकामयाब होने का बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। मैं बता सकता था गरीब परिवार से हूं, दादाजी पकोड़े बेचते हैं, पापा साइकिल के पंचर लगाते हैं, मैं ऑटो चलाता हूं, मैं कहां से बड़ा आदमी बन जाऊं? मैं बन नहीं सकता था। अपने आप को किसी और को जस्टिफाई कर सकता था कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया। लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना कि मुझे ये नहीं बताना लोगों को, मुझे ये बताना है कि भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं मेरे को, तो मैं उसका यूज करूंगा। और यहां से निकल के अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जहां अपॉर्चुनिटी है मैं वहां जाऊंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक दोस्त होता है, अपनी एक घर की चाबी ढूंढ रहा होता है। एक ट्यूबलाइट के नीचे घर की चाबी ढूंढ रहा होता है। दूसरा दोस्त बहुत देर से ढूंढ रहा था, पूरा 1 घंटा हो जाता है। दूसरा दोस्त आता है, कहता भाई क्या हो गया? वो कहता जी मैं घर की चाबी ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। कहता जी अच्छा ठीक है, मैं भी ढूंढवाता हूँ। 1-2 घंटे उसने भी लगा, दोनों मिलकर चाबी ढूंढ रहे थे स्ट्रीट लाइट के नीचे, चाबी नहीं मिली। उसने फिर दूसरे दोस्त जो आया था उसने पूछा उससे, भाई ये तो बता चाबी खोई कहां पे थी? तो उसने कहा जी चाबी खोई तो मेरे घर के आसपास थी। तो कह रहा पागल यहां क्यों ढूंढ रहा है? कह रहा यहां लाइट है ना। कह रहा लाइट तो यहां जल रही है। सही। तो जो चीज आपके अंदर है ना वो आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। आप सोचो कि फोकस आपको, जहां आपको लाइट के नीचे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस कहां करना है? जहां पे अपॉर्चुनिटी है।
तो अपॉर्चुनिटी मेरी दिल्ली में थी, तो मैं दिल्ली भागा। अगर अपॉर्चुनिटी पथरिया में होती तो मैं पथरिया में रहता। मैं ये नहीं कर सकता ना कि पथरिया में रह के मैं सोचूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति बन तो चलो यहाँ पे भी जाएंगे लोग, लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए अमीरी बैकग्राउंड चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन वहां जब मैंने काम किया तो मैंने 30-32 सौ रुपए की नौकरी करी थी पहली, और जब मैंने 5 साल काम कर लिया तो मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था। इतनी मेहनत की मैंने। मतलब मेरे साथ वाले भी सोच के हैरान थे कि इंसान कब तक 4-4 बजे रात तक मैं कंपनी में काम करता था। मेरी कंपनी को मेरे नाम से जाना जाता था। अच्छा, वो वाली कंपनी जब सचिन जैन काम करता है तो सोचो कितना काम किया होगा मैंने। और जब मैं कंपनी से निकला तो मैं कंपनी में 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी पे था। 2.5 लाख की सैलरी को 1 मिनट में छोड़ के और अपनी कंपनी खोल ली मैंने। और जिस दिन मैंने कंपनी खोली उस दिन बहुत बड़ा रिस्क लिया, पूरी दुनिया को बता दिया मैंने कंपनी खोल ली। तो इससे क्या हुआ कि जो वापस जाने के रास्ते सारे बंद हो गए। जहां मैं काम करता था उसको भी बता दिया मैंने कि मैंने कंपनी खोल ली, तो वो तो वापसी लेगा नहीं क्योंकि अपनी कंपनी खोल ली। सारी दुनिया में सब हर दोस्त को बता दिया मैंने कंपनी खोल ली। तो मैंने ये जानबूझ के किया था। मैंने इसलिए करा था कि मैं जिस ब्रिज को पार करके जा रहा हूं, अब वो ब्रिज को तोड़ दो, अब मैं वापसी आ ही ना पाऊं। अब मैं वापसी नहीं आऊंगा तो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है। और प्लान ए पे मैंने काम किया, और प्लान ए पे इतना काम किया कि मेरा मालिक ही कहता था भाई अब घर चला जा, अब तो सो जा घर जाके। लेकिन मैं कहता था नहीं सर, मुझे अभी इस बंदे का भी काम करना, इस बंदे का काम करना, इस बंदे का काम करना। क्या होता है मनीष जी, जब आप किसी के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, जब किसी के लिए आप शिद्दत से काम करते हैं, तो एक्चुअली आप उस बंदे के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो रास्ते आपने तय करे है ना, वो रास्ते पे तो आप खुद चल रहे हो। आपने अगर किसी कंपनी को 1 करोड़ से 100 करोड़ का बनाया, तो 1 करोड़ से 100 करोड़ का रास्ता भी तो तय कर लिया आपने। तो आपको सैलरी भी मिल रही है और 1 करोड़ से 100 करोड़ के आदमी भी आप बन गए। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी 9 करोड़ करती थी, और जब मैंने कंपनी को छोड़ा तो 125-30 करोड़ की कंपनी थी। तो उस कंपनी में 70-80% रेवेन्यू मेरा ही था। तो जब मैंने उनके लिए 70-80% रेवेन्यू गेन करने के लिए जो मेहनत करी, वो मेहनत ने एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकल करा दिया कि भाई अगर तुझे 9 करोड़ से 100 करोड़ करना है तो ये रास्ता है। रास्ता उसने दिखा दिया मुझे, उसकी सैलरी भी मिल रही थी मुझे। और सो जो 2.5 लाख की सैलरी मिल रहा था, रास्ता भी मिल गया। और मैंने जब कंपनी खोली तो 6 महीने के अंदर मैं भी करोड़पति बन गया। तो लोग कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, कहते हैं जी मुझे तो इस कंपनी में 20,000 ही मिलते हैं, कंपनी पैसे नहीं देती। मैं उनको कहता हूं भाई ये बता, इस कंपनी में किसी को 2 लाख मिलते हैं क्या? वो कहता हाँ मिलते हैं। मैं कहता किसी को 5 मिलते हैं महीने के? हाँ मिलते हैं। तो भाई कंपनी तेरे को पैसे नहीं देती ना, क्योंकि तू उतनी वैल्यू का आदमी है। तू 20,000 की वैल्यू का आदमी, तो जो 20,000 मिल रहे हैं, वो 5 लाख की वैल्यू का आदमी, उसको 5 लाख मिल रहे हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ना कि ये देखो कि कौन किसको कितना मिल रहा है। अगर कंपनी की औकात नहीं होती तो कंपनी आपको 20,000 दे रही, उसको 5 क्यों दे रही होती? क्योंकि वो 5 लाख का आदमी है। और मैं एक चीज मानता हूं कि किसी बंदे की, बहुत थोड़ा कठोर शब्द है, किसी बंदे की, मतलब किसी बंदे की जो पर्सनल लाइफ है और जो ऑफिशियल लाइफ है ना, वो उसकी औकात से ज्यादा जंप नहीं लगाती कभी। उसका पैसा उसकी औकात से ज्यादा जंप नहीं लगाएगा। उसकी जो पैसा, उसका काम करने का तरीका, उसकी जो शान और शौकत है, वो उसकी औकात से ज्यादा हो नहीं सकती कभी। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो काबिलियत आपके पास है, जो कैपेबिलिटी आपके पास है, जो स्किल सेट आपके पास है, वो उतने ही हैं जितने आपको पैसे मिल रहे हैं या जितने के आप आदमी हो। अगर आप 100 करोड़ के आदमी हो तो 100 करोड़ के आदमी की औकात 100 करोड़ जैसी होगी, उसकी वैल्यू 100 करोड़ जैसी होगी। तो यहाँ वैल्यू बनाने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इंसान औकात बढ़ाने पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के वही स्किल्स की बात है। अगर स्किल्स है तो आपको पैसा मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि संकल्प में विकल्प नहीं होता। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, ये बता के कि मैंने कंपनी खोल ली, इसमें वापसी का कोई रास्ता ना बचे। और कहा कि भाई बहाने तो बहुत लोग बनाते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्रिबिंग, ब्लेम स्टोर्मिंग। भाई एक नंबर से चूक गया, नहीं तो मैं IAS होता, मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो मैं बड़ा आदमी होता। तो ये तो खैर भीड़ में सभी लोग कहते हैं, लेकिन एक बंदा जो होता है तो भीड़ से निकल के आ गया था, वो कहता है कि मैंने हर परिस्थिति में काम किया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ऐसे हमारे बीच में सचिन जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता।
हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जुड़ी, आगे ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी जो प्रेरणादायक जो भी वक्तव्य हैं, उनके प्रेरणादायक जो भी कहना चाहिए ज्ञान है, संदेश है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।